मेरे सामान्य प्रिय है। जैसा कि मैंने स्पेशल बातचीत में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि रिसोर्सेज थोड़ा मेरे पास बड़ा हो जाएगा और जो छोटे बोर्ड में हम बहुत कम चीज़ों को लिख पाते थे, आज वो चीज़ हमारे सामने ज़्यादा दिख पा रहा है। जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे आप लोग के पास डिटेल जाना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। और हमने आपको तो पता ही होगा कि मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1 में हमने कांग्रेस अधिवेशन का, आप देखेंगे उस वीडियो में, पार्ट 1 में 1905 तक हमने बात किया था। अब हमारे पास 1905 के बाद की बात जो है, उन चीज़ों को हम लोग को डिस्कस करना है। बेसिकली हम चाहते हैं कि जो चीज़ शुरू हुआ उसको खत्म कर दिया जाए, उन चीज़ों में कुछ हमारे पास बचा हुआ ना रहे। अगर वो उस तरह से बचा रहेगा तो निश्चित तौर पर आधे अधूरे वो चीज़ें दिखेगी। तो चलिए हम इस चीज़ को खत्म करते हैं। आज इसका लुत्फ उठाइए। थोड़ा बड़ा बोर्ड है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा क्वेश्चन एक होता है लेकिन सरकमफ्रेंस ऑफ द डिटेल बहुत ज़बरदस्त होना है। तो चलते हैं हम लोग पहला। देखिए यहाँ पर 21 में अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये जगह था बनारस। तो कांग्रेस अधिवेशन जो 21वां हुआ है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, और जगह बनारस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर लोकेट करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, तो एक चीज़ आपके सामने दिखेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के कारण, गोपाल कृष्ण गोखले को अगर टॉपिक पर हम लोग जगह देते हैं तो आपको पता है कि इन्हें डायमंड ऑफ इंडिया कहा गया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि वन पर्सन हु नोन एज द डायमंड ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ दैट पर्सन गोपाल कृष्ण गोखले। अक्सर क्वेश्चन पूछता भी है। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कभी कभी यह भी सवाल आता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम था एमजी रनाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। सुधारवादी आंदोलन का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो महाराष्ट्र के सुकरात के कारण एक क्वेश्चन आप लोगों को हम हर बार बताते हैं कि सुकरात कौन थे भाई। तो सुकरात एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। सुकरात के शिष्य का नाम प्लूटो, प्लूटो के शिष्य का नाम अरस्तु, अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है कि सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। और अगर इन सभी में से अगर हम लोग बात करें तो ये एक सीक्वेंस है, ये आप याद रख सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। क्योंकि ये बात हम लोग के महाराष्ट्र के सुकरात से आई। महाराष्ट्र के सुकरात थे एमजी रनाडे, उसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अगर गोपाल कृष्ण गोखले पर और थोड़ी बात की जाए तो आपको पता होगा कि इन्होंने एक द क्वार्टर जनरल एक नाम की एक पत्रिका निकाली थी, बड़ा फेमस हुआ था द क्वार्टर जनरल। और इसके अलावा इनकी एक 1905 में स्थापित किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, जो गोपाल कृष्ण गोखले से काफी संबंधित, काफी महत्वपूर्ण भी है। तो आप कह सकते हैं कि इनका रिलेशन एमजी रनाडे के साथ बहुत अच्छा रहा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहलाए, और डायमंड ऑफ इंडिया, ये भारत में इन्हें एक उपाधि दिया गया, डायमंड ऑफ इंडिया। तो हम लोग, और इनकी पत्रिका थी द क्वार्टर जनरल, याद रखिएगा, बड़ा फेमस है। तो चलिए 21वां पर हम लोग काम कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 22 नंबर पर, 22 पर। ये हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी, अक्सर दादा भाई नौरोजी पर हम लोग इकोनॉमिक्स में भी बात की थी। दादा भाई नौरोजी पर बहुत सारे क्वेश्चन आए। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार इस चीज का रिपीटेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर दादा भाई नौरोजी का डिटेल है तो चूंकि हम जब इकोनॉमिक्स फर्स्ट पार्ट में डिटेल दे रहे थे तो दादा भाई नौरोजी का अन ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया में संबंध था, जिसके कारण इन पर हमने डिटेल भी दिया। तो सारा डिटेल उस इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, ज्यादा इस पर डिटेल देने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले भी 1886 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अब आता है 23 की बात। 1907 में इसके थे डॉक्टर रासबिहारी घोष, और ये हुआ था सूरत में। अब यहां पर ध्यान देना है कि इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर गर्म दल और नरम दल के बीच में विभाजन हो गया था। इसके बाद आते हैं 28वां। 1912 में पहली बार पटना में बांकीपुर जगह, आर.एन. मुधलकर के समय में। और अगर जहां तक पटना की बात कही जाए तो यहाँ पर हल्का से फोकस किया जा सकता है कि पाटलिपुत्रा इसका पुराना नाम, इससे पहले भी कुसुमपुर, बीच में अजीमाबाद, बहुत सारे नाम इसके आए। अगर पाटलिपुत्रा की बात की जाए तो उदयन का संबंध, उदयन ने इसकी स्थापना किया था पटना का जो पाटलिपुत्रा है। तो पाटलिपुत्रा का सोन और गंगा के संगम पर इसकी स्थापना का व्यवस्था मिलता है। और अगर उदयन को हम लोग कोरिलेट करते हैं तो उदयन का संबंध हर्यक वंश से है, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार।
बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन। तो हम लोग कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपद में से एक था, जिस बात की व्याख्या हमारे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में हम लोग को देखने को मिलता है, उस 16 महाजनपद में से मगध सबसे सर्वशक्तिशाली था। और मगध के बारे में डिटेल है, मगध के ही हर्यक वंश से संबंधित थे राजा उदयन। तो चलिए यहाँ तक, अब तो हम लोग का ये मेन है, तो चूंकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। तो 21वां 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 22वां 1906 दादा भाई नौरोजी, जगह कोलकाता, 23वां 1960 डॉक्टर रास बिहारी घोष, और ये सूरत में हुआ था जहां पे गर्म दल और नरम दल के बीच में विभाजन हुआ था। और 28वां 1912 में आरण मुदलकर, जो बांकीपुर पटना पाटलिपुत्रा का डिटेल आपको हमने दिया भी। इसके बाद आते हैं 28वां के बाद 32वां, ये हुआ था 1916 में, और अध्यक्ष थे एसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार, जो संपन्न हुआ था लखनऊ में, और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी 1916 में जो गर्म दल और नरम दल के बीच में विभाजन हुआ था, वो दोनों के बीच में पैक्ट हो पाया था। तो इसके बीच में 23 के बाद 28 के बीच में एक 27 छूट रहा है, इधर हमने साइड में कर दिया, चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हमने साइड किया। 1911 में कोलकाता में, और इस समय अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर, और मन से पहली बार जनगण मन को गाया गया था। अगर हम लोग बात करें जनगण मन के बारे में, तो ये हम लोग का नेशनल एंथम है, और इस एंथम के जो कृति करने वाले थे जो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बांग्लादेश के भी अमार सोनार बांग्ला को क्रिएट किया था। साथ ही साथ अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो ये जनगण मन को भारत भाग्य विधाता के टाइटल से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आपको पता ही है कि साहित्य का उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में गीतांजलि के लिए। साथ ही साथ जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, तो उन्होंने अपनी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। उसी वक्त महात्मा गांधी ने भी कैसर हिंद की उपाधि अपनी वापस की थी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इससे कोरिलेटेड हो जाता है। तो 27वां, 28वां और 32वां तो आप देखिए 1916 में लखनऊ पैक्ट, एसी मजूमदार। अगर अब आते हैं 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट। एक्चुअली एनी बेसेंट से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि 1917 में जब एनी बेसेंट किया था, ये पहली महिला, और एनी बेसेंट को अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं तो एनी बेसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब ये हिंदुस्तान में आई तो सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी एनी बेसेंट, और ये मूल रूप से जो निवासी थे आयरलैंड के, आप लोगों को पता भी होगा कि जो आयरलैंड से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट सीखा है, जिसकी व्याख्या हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51। तो डीपीएस की बात आयरलैंड से, लेकिन इनका भी संबंध डीपीएस, इनका भी संबंध जो है एनी बेसेंट का, इनका भी संबंध आयरलैंड से रहा। तो आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएस को सीखा भी। तो चलिए वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। और भी इनके बारे में बात, जब सबसे पहले भारत में इनकी एंट्री हुई थी एनी बेसेंट की, तो ये सबसे पहले सदस्य बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आपसे बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लडवॉस्टकी, काफी फेमस भी रहा है। इसके अलावा 1916 में जो होमरू लीग की स्थापना हुई थी, उसमें से एक ब्रांच में एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट उस चीज को देख रही थी, और इन्होंने मद्रास के अडियार को अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। इसके अलावा अगर एनी बेसेंट पर अगर और बात करें तो न्यू इंडिया जो दैनिक पत्रिका थी, डेली निकलता था, वो 2 जनवरी 1914 में उसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और दूसरा जो कॉमनवेल्थ पत्रिका था, कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया, ये दोनों को हम लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। ये पहली महिला भी थी एनी बेसेंट। इसके अलावा जो इन्होंने होमरू लीग की स्थापना की थी, उसमें इनके सहयोगी के तौर पर, सेक्रेटरी के तौर पर जॉर्ज अरुंडले को इन्होंने बनाया था। और इसमें जो है ना, इसमें शामिल थे बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। काफी फेमस ये क्वेश्चन भी है। इसके अलावा एक बात और जान लीजिए, इस जो बनाया गया था होमरू लीग, इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। ये भी इनके सहयोगी के तौर पर कार्य किए थे। सिर्फ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को इसमें कोई पार्टिसिपेशन की जगह नहीं थी। तो चलिए एनी बेसेंट से हम लोग इतने क्वेश्चन को कर लिए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी, सबसे पहले आई थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसके संस्थापक के तौर पर कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लडवॉस्टकी थे। 1916 में मद्रास में के अडियार में इन्होंने हेडक्वार्टर स्थापित किया, तो होमरू लीग की स्थापना की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका को इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था। 2 जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ को इंट्रोड्यूस किया था। और न्यू इंडिया जो डेली न्यूज़ेस था, उसे 14 जुलाई 1914 को इंट्रोड्यूस किया गया।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ ये जो बनाई थी होम रूल लीग, इसमें सेक्रेटरी के तौर पर जॉर्ज अरुंडले और इनके साथ सहयोगी के तौर पर बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर भी शामिल थे। जहां तक बात रही जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू भी इनके सहयोगी में से शामिल थे, लेकिन सिर्फ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिला था, जिसके स्थापना का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को जाता है 1905 में। और आपने देखा भी था 21वां उन्होंने इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आते हैं 32वां के बाद 38वां, काफी इंपॉर्टेंट है 1922 में चितरंजन दास। चितरंजन दास का जैसे ही नाम हम लोग के पास आता है वैसे ही हम लोग के पास एक पार्टी का कंसेप्ट आता है, स्वराज पार्टी। आप लोग जानते होंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। यह स्वराज पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे और पहली बार विधान पार्षद के चुनाव में यह स्वराज पार्टी कांग्रेस से इतर स्वराज पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद उसमें शामिल भी हुआ और विठल भाई पटेल को उसका अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है चितरंजन दास से संबंधित। तो चितरंजन दास ने पहली बार जो है कांग्रेस अधिवेशन का पार्टिसिपेशन गया में किया था और ये 1922 में, और ये 38वां सम्मेलन था। जहां तक बात रही चितरंजन दास और महात्मा गांधी के दोनों के कंसेप्ट एक ही थे, दोनों आजादी चाह रहे थे, लेकिन आजादी का जो स्वरूप था वो दोनों का अलग अलग था। एक चाह रहे थे कि हम उसके द्वारा बनाए गए जो जितने भी चीजें उसमें शामिल होकर उसका विरोध करें। जैसे चितरंजन दास जब अपनी पार्टी से फाइट के, स्वराज पार्टी से फाइट के और विधान पार्षद में इनके सदस्य चुन कर गए, तो इन्होंने वहां पर जाकर के उसके बजट का विरोध किया, बहुत सारे ली कमीशन के बारे में बात किया था, मुडीमेंट कमेटी के बारे में इन्होंने पार्टिसिपेशन में उसकी बात रखी थी। तो सारे चीजों का इनका कंसेप्ट था कि हम उसके अंदर जाकर उसका विरोध करें, जबकि महात्मा गांधी का कंसेप्ट था कि पहले आजादी, उसके बाद हम अपना कानून बनाएंगे और अपने कानून के तरीके से इस पर कार्य करेंगे। और आपको पता है कि 40वां एकमात्र बार महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए थे 1924 में, और यह सम्मेलन हुआ था बेलगांव में। तो कहने का मतलब है कि अब तक हम लोग का मात्र 21 से लेकर 40 तक है। अब एक वीडियो अगर हम बनाते हैं तो कंप्लीट हम लोग के पास कंसेप्ट आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।